तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे अब ध्यान से देखोगे इधर और समझने का ट्राई करना है। कहीं पर दिक्कत आएगी तो पूछ लेना है। ठीक है, ठीक, सारे बच्चे अब यहाँ ध्यान दे दो। ठीक है, क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। किसी भी एपी का जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 17 टर्म एक्सीड्स बाय 10th टर्म बाय 7। सो 10th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो 17th टर्म हमारे 10th टर्म से कितना एक्सीड कर रहा है, 7 एक्सीड कर रहा है। सो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 7 के इक्वल। 17th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 16d लिख सकते हैं। और 10th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 9d लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। अब हम लोग जरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 16d और यहाँ पे माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो यहाँ पे आप a से a को कैंसिल कर सकते हैं, तो 16d माइनस 9d कितना आ जाएगा, तो 7d इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। सो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। लिख देंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। यही फाइंड आउट करना था ना, कॉमन डिफरेंस ही तो निकालना था। कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। ठीक, सम्राट आज ठीक लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, पढ़ने के मूड से लग रहा है। ठीक है, तरोताजा चेहरा चाहिए। ठीक है, सर भी तरोताजा है, तुम भी तरोताजा रहो, एकदम ऐसे लगे कि हाँ नौजवान बच्चे सब हमारे पास है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, पुंजा समझ में आ गया, गुड। अब अगला जो क्वेश्चन है 11th, देखते हैं इसमें क्या करना है। कह रहा है कि which term of the AP will be 132 more than its 54th term। इस AP का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 क्या है, मोर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस AP का nth टर्म इज मोर विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है ना, सो nth टर्म हमारा क्या है, 54th टर्म से कितना ज्यादा है, 132। सो हम लोग लिख सकते हैं एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन हम लोग ये लिख सकते हैं कि nth टर्म माइनस a54 इज इक्वल टू 132। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब nth टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सो nth टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। और जो हमारा 54th टर्म होगा इट कैन बी रिटन एज a प्लस 53d और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है और ये हमने लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। इस गिवन एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, तो गिवन एपी का फर्स्ट टर्म 3 है। एन की वैल्यू तो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 12 है या नहीं। ठीक है, फिर यहाँ से ब्रैकेट आप स्टार्ट कर लो, फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा है 12। ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे 132।
ठीक है, सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 12n, यहाँ लिखेंगे -12, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड 12 3 जा 36, ठीक है 3 आ गया, एंड 12 5 जा 60, और 3 कितना आ जाएगा 63, 132 कितना आ गया टोटल। अब तो 3 + 12n - 12 ब्रैकेट ओपन कर दिया -3 + 636 636 इज इक्वल टू 132। अब देखो इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे -12 है और वहाँ पे 636 है, तो 12n प्लस माइनस कर दो 12 को, तो वहाँ पे 6 से 2 माइनस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 624 इज इक्वल टू 132। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू कैसे आ जा रही है। अच्छा ये भी नेगेटिव ही होगा, ये गलती से मैंने प्लस लगा दिया है तो ये माइनस ही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिर से रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ गया वैल्यू, और वैल्यू आ गया 12n -12 है ना, और ये -636 ऐड हो जाएगा, तो 6 and 2 8 आ जाएगा, एंड 3 and 1 4 आ जाएगा, 648 इज इक्वल टू 132। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 12n इज इक्वल टू 132 प्लस 648, हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे क्या जाएगा 8 and 2 10, 4 और 3 7 और 1 8, और 780 आ जाएगा। ठीक आ रहा है। यहाँ पे हमारा 8 और 2 10 आ गया, 4 3 7 और 1 8 आ गया, और 6 1 7 आ गया। ठीक है, तो 780/12, ठीक है, कैंसिल करें तो 3 से कर दे पहले कैंसिल, 2 से भी करते थे, 2 6 जा 2 से, तो 2 3 जा एंड 2 9 जा 0, फिर 2 से तो 2 3 जा, और 2 से तो 2 1 जा, 2 9 जा एंड 2 5 जा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं 3 से 3 1 जा, और 3 6 जा एंड 3 5 जा, सो n की वैल्यू कितनी आ गई 65 आ गई। ठीक है, सो इस एपी का जो 65th टर्म होगा ये 54th टर्म से 132 होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट भी एक लिख सकते हैं। सो 65th टर्म ऑफ given AP is 132 more than its 54th term, 54th term। ठीक है, सो 65th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। समझ में आ गई बातें। किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं है कंफ्यूजन, स्टार्ट करें आगे। अगला क्वेश्चन सर बच्चों ने लिख लिया, लिख लो। किसी भी बच्चे को अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना है, वेट नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो अब अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, एक साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे। अगर मैं कहीं पे डबल सर्किल ऐसे लगा दूं तो समझना है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। अगर एक सर्किल तो इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लगाए सामान्य है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, बट उतना ज्यादा ट्रिकी नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो इसमें डबल सर्किल लगाया है यानी कि ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड में आता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी, कैसे करेंगे ये सीखेंगे। समझ में आ गया। चल तो इसको क्रॉप करके अपने व्हाइट बोर्ड पे लेके चलते हैं और इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं फिर करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है
तो कह रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपीज है, ठीक है, इन ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, ठीक है, एपी चल रहा है, ठीक है। सो दो एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, अलग अलग एपी है बट कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100, और दोनों एपी के 100th टर्म का डिफरेंस क्या है, 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द देयर 1000th टर्म, उसी दोनों एपी के 1000th टर्म का क्या है डिफरेंस, क्या होगा ये बताना है, ठीक है, समझ में आया। हाँ बहुत ज्यादा, ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, हाँ रख लेना, ठीक है। सो यहाँ पे दो एपी है और दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझ ले, मान लो कि एक एपी है जिसके टर्म्स है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और दूसरा एपी है 5 7 9 11 सो ऑन। सो ये दोनों अलग अलग एपी है बट दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम ही तो है, 2 है, ठीक है। तो इसी तरीके का कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म अलग अलग है बट कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। अब इस तरीके के एपी का 100th टर्म का डिफरेंस क्या है, 100th टर्म का डिफरेंस क्या है, 100 है। तो हम लोग एक एपी के टर्म को कैपिटल ए से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो कैपिटल ए 100 माइनस स्मॉल ए 100 इज इक्वल टू 100। ये इंफॉर्मेशन क्या है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, और जो इंफॉर्मेशन दे रखा था बस उसको रिप्रेजेंट हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब जो कैपिटल ए 100 लिखा है ना, इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है और कॉमन डिफरेंस तो दोनों का डी ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन लगाया, कैपिटल ए और 99 डी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस का साइन लगाया, और ये स्मॉल ए 100 वाले का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम रखा है हमने, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था, और इन दोनों टर्म का डिफरेंस क्या है, 100 है। ऐसे रिप्रेजेंटेशंस में कोई मेरे को नहीं लग रहा है कि लॉजिकल एरर है या लॉजिकल प्रॉब्लम तुम लोगों को दिख रहा हो, ठीक है। सो अगर अब हम लोग ब्रैकेट अगर ओपन करें तो कैपिटल ए 99 डी आ जाएगा, माइनस में ए और माइनस में 99 डी इज इक्वल टू 100 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस 99 डी है, ये माइनस 99 डी है, तो ये माइनस हो जाएगा ना, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो नाउ वी हैव कैपिटल ए माइनस ए इज इक्वल टू 100। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, हमारा ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, दोनों एपी के 1000th टर्म का डिफरेंस पता करना है। सो पहले एपी का 1000th टर्म को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया और दूसरे एपी के 1000th टर्म को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब क्या लिखते हैं, कैपिटल ए 1000 को हमने लिखा ए प्लस 999 डी लिखा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओगे, और दूसरे को लिखा स्मॉल ए 999 डी, क्या ऐसा लिखना प्रॉब्लमेटिक है या ठीक है, ठीक है, ऑल राइट है, सब कुछ ठीक है। अब इस ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो हमें मिलेगा कैपिटल ए 999 डी माइनस में ए माइनस में 999 डी, ठीक है। तो यहाँ पर भी 999 डी प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, सो ये दोनों ही टर्म एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। सो नाउ वी हैव ए माइनस कैपिटल ए, और ए माइनस कैपिटल ए की वैल्यू कितनी थी, तो 100 थी, ये 100 हमने लिख लिया है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सो इस तरीके से 100 टर्म का जितना ही डिफरेंस था उतना ही डिफरेंस आ रहा है 1000 टर्म का भी हमारा, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम से देख के किसी बच्चे को करने के लिए बोल दो तो करने में दिक्कत आ सकती है, बट एक बार कर लिया है तो दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्फिडेंट रहोगे और कर भी लोगे। आगे बढ़े, सो मुश्किल नहीं है, अगर प्रैक्टिस सही रहे और स्थिर होके हम लोग पढ़े, 1-2 घंटे की मेहनत हो, देखो जो पढ़ाई है या कोई कोई भी जो
बहुत बड़ी जो जर्नी होती है ना, उसकी शुरुआत छोटे स्टेप से होती है। उसकी कहानी यानी कि बहुत छोटे से किसी थॉट से स्टार्ट होती है, किसी छोटे से स्टेप से स्टार्ट होती है, छोटा छोटा मेहनत को इकट्ठे करने से स्टार्ट होती है। एकदम से बड़ी कंपनी नहीं खड़ी होती है, एकदम से आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते। उसकी शुरुआत कैसे होती है? छोटे स्टेप से। कोई भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको सॉल्व करना हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं? छोटे स्टेप से। सो सरल रहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। प्रॉब्लम को भी वैसे ही देखना है, मैथ्स का प्रॉब्लम हो, साइंस का प्रॉब्लम हो, लाइफ का प्रॉब्लम हो, सरलता से चीज़ों को समझना है और सरलता से उसको बताने का या करने का ट्राई करना है, बस इतना। जितने सरलता से करोगे, जितने ईज में होगे, उतना ज़्यादा कंफर्ट में भी रहोगे और उतना ज़्यादा नाम भी कमाओगे। ठीक है, ज़्यादा हवर तवर, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जमाने में वो चीज़ें सबसे ज़्यादा दूसरे को भाती है जो सबसे सरल हो। तुम देख लो ना, तुमको कौन सा चीज़ पसंद आता जो आसानी से समझ में आ जाए? कौन सा कंटेंट तुम लोग कंज्यूम करते होगे जो आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से एंटरटेन कर दे, आसानी से तुमको कोई मैथ समझा दे, तो ये अच्छा लगता है, सहज लगता है। ठीक है, तुम्हारी भाषा में समझा दे, तुम्हारे बोलचाल की भाषा में, तुम्हारे घर के लैंग्वेज में समझाए तो और अच्छा लगता है, क्योंकि समझना ही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर चीज़ों को समझ गए तो आजकल भाषा बैरियर नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे एप्लीकेशन है, आप किसी भी भाषा में बोलें, दूसरे को उसके भाषा में समझा देगा एप्लीकेशन। अगर इंटरफेस हम लोग बनाए बीच में ऐसा, तो ट्रांसलेट करके बताएं, तो आप हिंदी में बोलते रहो और यहाँ पे अगर 10 अलग अलग कंट्री के अलग लोग बैठे हैं, एक चाइना का बैठा हुआ है, एक जापान का बैठा हुआ है, एक यूएसए का बैठा हुआ है, तो चाइना वाले को चाइनीज़ में सुनाई देगा वही चीज़ें, जापानीज़ वाले को जापानीज़ में सुनाई देगा, और जो इंग्लिश समझ रहा है उसको इंग्लिश में, और आप अपनी भाषा में बोल रहे हो। ठीक है ना? बड़ा-बड़ा जो कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पे हर एक कंट्री के लोग होते हैं, देखते हो हेडफ़ोन लगा के बैठे होते हैं। हेडफ़ोन में बेसिकली एप्लीकेशन है, इंटरफ़ेस है। मैं यहाँ माइक से बोल रहा हूँ, तुमको सुनाई दे रहा है तुम्हारी भाषा में, तो चीज़ें क्या हो जाएगी? समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो अब इतने टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के कारण कोई प्रेटर नहीं चाहिए, कोई ट्रांसलेटर बीच में ज़रूरत ही नहीं है। ये ट्रांसलेशंस कौन कर दे रहा है? तो एप्लीकेशन कर दे रहा है, और ये बहुत सिंपल है आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है? सो अब क्या करना है लोगों को? अब ये करना है कि सरलता से चीज़ों को समझा देना है। अगर ये कर पाओ तो आगे बढ़ जाओगे, ये नहीं कर पाओ, और यही सारी चीज़ें बिजनेस में भी लगती है, सरल होना है, सिंपल होना है। घर पे चीज़ें डिलीवर हो रही है, ऑर्डर बहुत सिंपलिसिटी के साथ हो रहा है। अब सर्च कैसा होता है? पहले लिख के सर्च होता था, बोल के सर्च होता, बच्चा भी तुतला के सर्च कर लेता है। एक 3 साल का बच्चा कंटेंट अगर सर्च करना चाह रहा है, तो उसको टाइप नहीं करना आता है, उसको एबीसीडी नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है, बट आराम से वो कंटेंट को सर्च कर रहा है। ठीक है ना? मेरी बेटी है 3 साल की, तुतला के बोलती है और कंटेंट सर्च करना अपना सर्च कर लेती है। डोरेमोन बोल दिया, माइक वाले में टैप करके आ गया, होता है ना यूट्यूब पे। और तुमको इवन किसी को टेक्स्ट मैसेज भी करना है तो टैप करके बोलो, वही चीजें मोर और लेस टाइप हो जाती है। थोड़ा सा गलती भी हो जाएगा बीच में, बट अगर नहीं तुमको आता है तो वो भेज दो, तो सामने वाला तो समझ लेगा। सो इतना आसान हो गया है चीजें करना। ठीक है? सो अब हमें अगले फेज पे जाना है। पहले ये सारी चीजें होती थी, किस तरीके से बात करो कि सामने वाला समझ में आ जाए। अब तो सामने वाले को समझाने के लिए एक एप्लीकेशन है जो समझाए, बट तुम उस एप्लीकेशन से सही से इंटरेक्ट कर सको, अपने भाषा में इंटरेक्ट आप कर सकते हो। तो सरलता से चीज़ों को समझना है, तो मैथ्स को भी हम लोग यहाँ पे सिंपल रखने का ट्राई कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं बताने का ट्राई कर रहे हैं। और आप लोगों को भी किसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस में अगर दिक्कत आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप पूछो, चुप मत रह जाओ। इतनी सारी बातें बताने का मकसद एक ही है कि आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लोग पूछ सकते हो, जिस भाषा में भी, चाहे जो नेटिव लैंग्वेज है, आप पूछो, और पूछोगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है? सो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है, 15 है, इवन इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? सिंपल एक सर्किल लगा सकते हैं। ठीक है? तो सारे के सारे, इसमें से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। जब भी आपको रिवाइज करना है तो इस सारे क्वेश्चन को एक बार करके ही ये इंश्योर कर लेना है कि पेपर में आप कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर, मैं सिंगल सिंगल सर्किल लगा रहा हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, और इसके बाद भी जो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं
वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, जरा ये समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो। पहले 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है ये जरा से सोच लेते हैं। तो सबसे लास्ट 2 डिजिट जो नंबर है हमारा वो 99 है, 99। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नंबर स्टार्ट होगा वो 3 डिजिट हो जाएगा। तो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ लिख लेते हैं। बट ये 3 डिजिट नंबर कहाँ पे एंड हो जाएगा, 999 के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही 1000 आएगा तो वो 4 डिजिट हो जाएगा। सो 999 हमारा लास्ट 3 डिजिट नंबर है। इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि किसी बच्चे को डाउट हो। अब कह रहा है कि 100 से लेके 999 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल, ये हमें पता करना है। ठीक है, करते हैं। तो पहला नंबर वो निकालते हैं जो 7 से डिविजिबल। ठीक है, हमें मालूम नहीं है कि 100 के बाद 101 है या 100 ही हमारा 7 से डिविजिबल है। तो क्या करते हैं, 100 को पहले एक बार डिवाइड कर देते हैं 7 से, थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो 100 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 7 1 जा 7, क्या आएगा 3 0, 7 4 जा 28, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 2। ठीक है, यानी कि 100 में 2 ज्यादा है, अगर 100 में से 2 माइनस करें तो ये 7 से डिविजिबल होगा, होगा या नहीं होगा। सो 98 हमारा 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बट 98 का कौन सा डिजिट है, तो कैसा नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर है। हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो 98 में 7 जोड़ देते हैं तो 105 क्या हो जाएगा, पहला 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। सो 105 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। ठीक, अगला कौन सा होगा, तो इसमें 7 और जोड़ देंगे तो 112। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। बट लास्ट में कौन सा नंबर है जो 3 डिजिट नंबर है बट वो 7 से डिविजिबल है, तो 999 को भी हम लोग 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 999 को भी 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 1 जा 7 29, 7 4 जा 28 19, 7 2 जा 14 5। सो अगर 5 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 994 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 994 ही तो आएगा। 994 हमारा ऐसा लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, सो सब कुछ ठीक है, एक बार देख लिया जाए, इंश्योर कर लिया जाए। 7 1 जा 7 2 29, 7 4 जा 28 और यहाँ हो गया 9, 7 2 जा 14, 14 में से 5 आ गया, 5 माइनस कर दिया तो 994 आ गया। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे, सो लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ numbers obtained as per question is। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ नंबर क्या ऑब्टेंड होगा, तो पहला नंबर हमारा होगा 105, दूसरा नंबर होगा 112 एंड सो ऑन टू 994। यहां तक किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, अब अगर हम लोग ये बता दें किस एपी का ये कौन सा टर्म है तो ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स 3 डिजिट नंबर कितने होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो भाई 5 माइनस कर दिया, रिमाइंडर 5 आ रहा था ना, 5 माइनस कर दिया 999 में से। ठीक है, दिमाग लगा लेना है, इतना ही तो ज्यादा है 990 से। 999 में कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है, अगर 5 ये कम होता तो 7 से डिविजिबल होता, तो वही 7 से 999 से हमने 5 माइनस कर दिया। सो ये नंबर्स हमारे आ गए लिस्ट ऑफ नंबर। अब ये सारे लिस्ट ऑफ नंबर जो हमें मिले हैं ये किस में है, तो एपी में। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इसका 105 है और जो कॉमन डिफरेंस है ये क्या है, 7 है, और nth टर्म हमारा क्या है, ये 994 है या नहीं।
कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 994। समझ में आई बात है या नहीं? फर्स्ट टर्म हमारा इस एपी का क्या है? 105 है ना, एन माइनस वन, और डी कितना है? 7 है, तो 994 यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन माइनस वन इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105 लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, सो एन माइनस वन इंटू 7 इज इक्वल टू, अब ये 14 में से 5 गया तो कितना आ गया? 9। ठीक है, यहाँ आ गया 8 और यहाँ आ गया भी 8। ठीक है, सो एन माइनस वन इज इक्वल टू 889 अपॉन 7। 7 वन जा 7, 18, 7 टू जा 14 एंड 7 7 जा 49। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 127 प्लस 1 यानी कि 128 आ गया। यानी कि 128 3 डिजिट नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, सो स्टेटमेंट लिखते हैं। सो 128 3 digit numbers, 128 3 digits numbers are divisible by ठीक है, 128 ऐसे 3 डिजिट नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। समझ में आई बातें या नहीं आई? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना है, फिर पेपर से में पूछे जाने पे कर देना है। ठीक, आगे बढ़ जाए, चलो। अब अगला जो हमारा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है? हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल नंबर होंगे? ठीक है, सो बहुत आसान है। 4 के मल्टीपल कैसे हो? 4 इंटू 1 4, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4, 4 इंटू 2 8 इज द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 4। सो 4 के मल्टीपल समझ में आ रहा है ना? सो लिस्ट ऑफ नंबर, list of numbers obtained as per क्वेश्चन इज क्या होगा? तो 10 से लेके 250 के बीच में निकालना है। तो पहला हो जाएगा 12, दूसरा हो जाएगा 16, तीसरा हो जाएगा 20 एंड सो ऑन, और सबसे लास्ट वाला आएगा 248। ठीक, क्योंकि फोर का मल्टीपल निकालना बहुत आसान है। हाँ, ठीक है, समझ में आया? तो ये लिस्ट ऑफ नंबर ऑब्टेंड हो रहा है। अब हमारा फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का? फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 12 एंड कॉमन डिफरेंस 4, कॉमन डिफरेंस इज 4। ठीक है, ए एन हमारे मालूम है 248। ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 248। ए क्या है? 12, एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है? 4, 248। दिस implies that n minus 1 into 4, 248 minus 12 कितना आ जाएगा? n minus 1 into 4, 238।
6. So this implies that n minus 1 is equal to 236 upon 4. 4 से कैंसिल कर दें, 4 5 जा एंड 4 9 जा, ठीक है। सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60. सो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4. सो 60 multiples of 4 lie between 10 to 10 and 250. समझ में आई बातें या नहीं? ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल आने वाला नहीं है। ठीक से समझे और चीज़ों को करें तो मुश्किल नहीं आएगी, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो सारे बच्चों ने लिख लिया है, आगे बढ़ जाए, चलो लिखो। थोड़ा सा एक क्वेश्चन, क्योंकि आज लेट क्लासेस स्टार्ट हुई है, ईमानदारी से काम करना है। टीचर को तो ईमानदार रहना ही पड़ेगा। तुम लोग बेईमानी कर सकते हो, थोड़ा बहुत चल जाएगा, मगर टीचर बेईमानी करेगा तो फिर स्टूडेंट क्या करेगा? है? देखो, जो रास्ता राम का था, राम जी का था, वो सबको इंस्पायर करने वाला था रास्ता ना। तो उनका रास्ता मुश्किल था या कठिन था? बहुत कठिन था, ठीक है। अगर बड़ों का रास्ता डगमगाएगा तो तुम लोग तो बहुत ज्यादा डगमगा जाओगे, ठीक है ना। सो हमारा रास्ता तुमसे टफ है, क्योंकि अगर टफर हम बनेंगे तभी तो तुम और टफेस्ट बनोगे, हमसे ज्यादा सुदृढ़ बनोगे, हमसे ज्यादा बलवान बनोगे, ठीक है ना। टीचर ही खुद में ये हो, कमजोर हो, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। मैं थक जाऊंगा तो तुम तो तुरंत ही बोलोगे थक गया सर जी। मैं एक बार बोल दूं मूड नहीं है पढ़ाने का, तुम लोग बोलोगे हाँ बहुत अच्छा है, आज बैठ लेते, आज तो हो जाएगा सही काम, ठीक है। बट ये मैं कहने वाला नहीं हूँ थ्रू आउट द ईयर, जब भी रहूंगा यहाँ पे पढ़ाऊंगा ही, सिखाऊंगा ही, ठीक। क्योंकि तुम जब बड़े हो, मेरे एज में जाओ, तो तुमको ये लगे कि एक टीचर जो था ईमानदारी के साथ तुम्हारे साथ मेहनत किया, तुम्हारे दिल में ये नहीं रहे कि अरे बड़ा बेईमान आदमी था, उस समय तो पता नहीं चला, खेल खेल में टाइम निकल गया, अब बड़ा हुआ तो पता चला अरे यार ठग लिया मेरा पैसा, ठीक है ना। तो ऐसा एहसास मैं नहीं देना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारे मेमोरीज में मैं ऐसे रहूं कि लगे कि एक इंसान ने मेरे लिए लड़ाई करी थी, एक इंसान ने मेरा पढ़ाई ठीक करने का ट्राई तो किया था, ऑनेस्टली ट्राई किया था। थोड़ा सा अगर मैं मेहनत कर लेता तो पढ़ाई तो ठीक ही हो जाती, ठीक है। तो आगे एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो ये 15th क्वेश्चन भी इक्वली वही मैंने बता रखा है कि इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द AP दिस एंड दिस इक्वल। इन दोनों AP का कौन सा टर्म ऐसा होगा जो आपस में इक्वल है? कह रहा है कि nth टर्म इक्वल है, ठीक है। तो दोनों AP का जो है, हमारा फर्स्ट टर्म अलग है, कॉमन डिफरेंस भी क्या है अलग है ना। तो एक का फर्स्ट टर्म को A कंसीडर कर रहा हूं और दूसरे के फर्स्ट टर्म को मैं A डैश करूंगा, और पहले वाले के कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करूंगा और दूसरे वाले को D डैश से करूंगा, ठीक है। तो दो अलग अलग एपी है। तो एज पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, एज पर क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज यहां देख लीजिए, यहां पे गिवन है ए एन जो है ए डैश एन के इक्वल है, दोनों एपी का nth टर्म के आपस में इक्वल है, और nth टर्म कौन सा वो n की वैल्यू होगी जिसके लिए ये इक्वल है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे a n की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे लिखेंगे a डैश n माइनस 1 इंटू डी डैश। तो पहले वाले AP का फर्स्ट टर्म क्या है 63, और पहले वाले AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। सेकेंड वाले AP का फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है तो 7 है या नहीं, है ना, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 63, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2n माइनस 2, और यहाँ पे 3 7n माइनस 7। क्या ऐसा लिखना गलत है या ठीक है, ठीक है। 61 प्लस 2n, प्लीज बात मत करो, 7n माइनस कितना आ जाएगा 4। अब हम लोग क्या करते हैं, तो 61 प्लस 4 और 7n माइनस 2n, क्या आ जाएगा यहाँ पे 65, और यहाँ आ जाएगा 5n। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 65 बाई 5, 5 1 जा 5 1 जा 5 3 जा। सो 13th टर्म दोनों AP का ऐसा होगा जो आपस में इक्वल हो, ठीक है। सो लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट, सो 13th term of both APs is equal, 13th term of both APs is equal, दोनों AP का 13th टर्म क्या है इक्वल है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, अगले सेशन में बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कल के सेशंस में मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग 5.3 स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली क्लास में आना है, और सिलेबस को तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो।